आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। यह जो संस्था है वो पूरी तरीके से पीसीएस एग्जाम के लिए समर्पित है। पीसीएस एग्जाम के तहत और भी जितने एग्जाम होते हैं, जैसे बीपीएससी के तहत AAO की एग्जाम होती है, यूपीपीसीएस के अंतर्गत आरओ की एग्जाम होती है, या फिर और भी एग्जाम जिसमें जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लिए हमारी संस्था पूरी तरीके से समर्पित है। इस संस्था में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों कार्यक्रम चलाए जाते हैं और आप चाहें तो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं, जिसमें फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच और अभी क्रैश कोर्स यूपीपीसीएस 2024 और आरओ के लिए चलाई जा रही है। क्रैश कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी चलाए जा रहे हैं हमारी संस्था में। अभी जैसा कि 68 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आया है, तो इंटरव्यू प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जो कि स्टार्ट हो गए हैं। तो आप हमारी संस्था जो कि आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन मुखर्जी नगर में स्थित है, और यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया है 8448869693, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, और एक इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम अपने सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से कवर करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कवर करेंगे, जो कि एक श्रृंखला होगी वीडियो की, जिसमें 40-50 वीडियो भी हो सकते हैं, तो उसमें हम सारे देखेंगे। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले ये जानना जरूरी होता है कि इसे क्यों पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है, इस पे बात कर लेते हैं। क्यों पढ़ना है, तो इसके दो एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहा है, तो भी उसे यह जानना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर हम ये बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था की विकास दर तो अच्छी है, परंतु रोजगार के अवसर उस तरीके से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि रोजगार विहीन आर्थिक विकास क्या होती है और रोजगार के साथ आर्थिक विकास क्या होती है। या फिर अभी जैसा कि फ्राइडे दैट मीन्स कि 8 दिसंबर को एमपीसी, आरबीआई की एमपीसी, जिसे आरबीआई एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी बोलते हैं, उसका आउटकम आया। तो उस आउटकम में बोला गया कि रेपो रेट अनचेंज्ड रहेगा, और दूसरी चीज़ क्या बोली गई कि जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ा करके, जो कि 6.5% था आरबीआई के अनुमान के हिसाब से 2023-24 का, जो उसे बढ़ा करके वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 7% कर दिया गया। 6.5% से बढ़ा करके 7% कर दिया गया। तो अब इसमें 3 कीवर्ड आए, पहला रेपो रेट, दूसरा जीडीपी ग्रोथ रेट। तो अगर हम यह नहीं जानेंगे कि जीडीपी कहते क्या है, जीडीपी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रेपो रेट को क्यों बढ़ाया जाता है या क्यों घटाया जाता है या क्यों अनचेंज किया जाता है, और दूसरा एक और उसमें आउटकम आया कि जब तक महंगाई पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं हो जाती, महंगाई दर जिसे इन्फ्लेशन रेट भी कहते हैं, तब तक आरबीआई जो है वो रेपो अनचेंज्ड रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ आ गए। अब ये भी पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन कहते किसे हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो दैनिक रूप से न्यूज़पेपर पढ़ता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से समाचार देखता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी के कीवर्ड्स का जिक्र होता है जिसे हम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो श्रृंखला के माध्यम से हम सारे कीवर्ड को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, और साथ में कॉन्सेप्ट भी डेवलप करते चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न सॉल्व हो जाए। तो पहला तो ये एस्पेक्ट हम लोगों ने ये जान लिया कि आर्थिक क्रियाओं को, या फिर बोल ले कि आर्थिक रूप से जो चीज़ें समाज में घटित हो रही है, देश में घटित हो रही है, उसके बारे में जान जाएंगे। और दूसरा क्यों, क्योंकि यह हमारे सिलेबस का एक अहम हिस्सा है, इसलिए भी पढ़ना है। अहम हिस्सा होने का मतलब यह है कि डिफरेंट एग्जामों में यूपीएससी से लेकर के पीसीएस में 20 से 25 प्रश्न, 20 से 25 क्वेश्चन
एवरी ईयर ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो ये और इन 20 से 25 प्रश्नों में अब क्या हो रहा है कि प्रश्न पूछने की प्रकृति चेंज हो रही है। पहले क्या था कि फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले ले तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित था, या फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा था, पहले इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या है कि प्रश्न की प्रकृति चेंज हो रही है, अब कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ यूपीएससी में पूछे जाते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल के प्रश्न पूछने की प्रकृति को देखें तो हम यह समझ पाते हैं कि अब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से डेवलप रहेगा तो आप मेंस में भी अच्छी राइटिंग कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट को हम लोगों ने समझ लिया। कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप किसी नोट्स को पढ़ते हैं या किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ी कठिनाई होती है। अगर आपका पहले सब्जेक्ट नहीं रहा होगा या फिर आपने कभी पहले इसे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो उसमें कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे कीवर्ड हैं और उन कीवर्ड का मतलब अच्छी तरीके से नहीं समझ आता है। इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हुए पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ चूंकि यह सब्जेक्ट काफ़ी डायनेमिक है तो इसमें करंट अफेयर्स के जो भी आर्थिक मुद्दे हैं उन सब को भी साथ में पढ़ते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ तो अगर हम बैंकिंग प्रणाली पढ़ेंगे तो साथ में ये भी पढ़ते चलेंगे कि बैंकिंग प्रणाली के तहत अभी रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। तो इन सब चीज़ों को करंट वाले जो भी डेटा हैं उन्हें साथ में देखते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। उसी प्रकार से अगर नीति आयोग ने अभी कोई फैसला लिया है तो ये हमारे करंट का टॉपिक है लेकिन हमारे सब्जेक्ट से इंटरलिंक हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दो चीज़ हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं तो हमें लगता है कि ये भी पढ़ लेना चाहिए, वो भी पढ़ लेना चाहिए। अब जब इतना पढ़ रहे हैं तो इसे क्यों छोड़ रहे हैं। तो हर चीज़ को पढ़ना इम्पोर्टेंट या फिर बोलने की ज़रूरी नहीं है। हमें पढ़ना उतना ही है जो जितना हमारे सिलेबस में दिया गया है और सिलेबस से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं तो चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था सही से नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हमारे सिलेबस का पार्ट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस का पार्ट है लेकिन साथ में हमें यह भी जानना होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि अर्थशास्त्र के बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं या फिर बोले बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं कि उनसे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो एक होता है स्थानापन्न वस्तु और एक होता है गिफेन वस्तु। अब दोनों वस्तु, अब जैसे मैं बोल दूं कि गिफेन वस्तु, अब ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गिफेन वस्तु का उदाहरण है। तो अगर हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अगर हम उत्पादक या उत्पादन के कारणों को नहीं जानेंगे जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तब तक हम इकोनॉमी को या फिर बोल ले कि अर्थव्यवस्था को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ साथ मल्टी डायमेंशन तरीके से चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। इसलिए आज के वीडियो में हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा इकोनॉमिक्स पे। हम एक वीडियो या 2 वीडियो के माध्यम से इकोनॉमिक्स के सभी कीवर्ड्स को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उसके बाद हम अपने सब्जेक्ट पे जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था है उस पर मूव ऑन कर जाएंगे और सीरीज वाइज सारे चैप्टर को कवर करेंगे। सीरीज वाइज पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं पहले अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पढ़ा दूं या फिर भारतीय कर प्रणाली, और जब तक मुद्रास्फीति बैंकिंग प्रणाली नहीं पता रहेगी तो इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए सीरीज से चलेंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती जाए स्टेप बाय स्टेप। तो कितना पढ़ना है हमें ये क्लियर हो गया।
कि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, बस हमें इतना ही पढ़ना है, लेकिन इससे अच्छी तरीके से पढ़ना है जिससे कि कम से कम 90 to 95% प्रश्न ईजिली सॉल्व हो जाए जो कि कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। क्योंकि डेटा को याद रखना इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार की 2023-24 वित्तीय वर्ष की बजट कितना है, ये कितने लाख करोड़ का है, तो अगर ये डेटा याद नहीं रहेगा तो इसमें आप आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्योर डेटा का पूछने का मतलब डेटा का खेल है। अगर हम ये बोल दें कि हाँ ये पूछा जाए कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से ऋणी, दैट मीन्स कि ऋण लेने वाले को लाभ होता है या हानि होती है, तो ये प्योर कॉन्सेप्ट का चीज़ है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कितना पढ़ना है इस चीज़ को अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर के माध्यम से। इतना चैप्टर कवर हो जाने के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न छूट पाएगा आपसे। अब बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पे आने से पहले यहाँ पे एक और टर्म्स है उसे समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, और वो टर्म क्या है, इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। अब कई बार होता यह है कि इकोनॉमी की जगह इकोनॉमिक्स का यूज कर देते हैं, इकोनॉमिक्स की जगह इकोनॉमी का यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शायद चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता नहीं होती है, इसलिए ऐसा होता है। ये आम लोगों की तो आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आम बोलचाल की भाषा में दोनों शब्दों के बीच के फर्क को नहीं समझ पाते हैं। तो इस चीज़ को अभी हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी सब्जेक्ट के दो पहलू होते हैं, खासकर अगर साइंस वाले सब्जेक्ट की बात करें, और आर्ट्स के भी जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं उनके दो पहलू होते हैं। पहला पहलू क्या होता है, थियोरेटिकल पार्ट, और दूसरा प्रैक्टिकल पार्ट। तो थियोरेटिकल पार्ट में क्या होता है, उसके सिद्धांत होते हैं, और प्रैक्टिकल पार्ट में क्या होता है कि क्रियाकलाप होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिद्धांतों को पढ़ते हैं कि बाजार के सिद्धांत क्या हैं, किसी इंडिविजुअल के जो खरीदने और बेचने, दैट मीन्स कि क्रेता और विक्रेता, उसके बीच का बैलेंस कैसा है, तो ये भी एक सिद्धांत है। तो इन सभी सिद्धांत को हम लोग अर्थशास्त्र में एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। और लेकिन वही अगर उनके क्रियाकलापों की बात की जाए, प्रैक्टिकल की बात की जाए, तो उसे हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था इंडिविजुअली कुछ नहीं होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है कि वो किसी भी खास क्षेत्र से जुड़ी होती है। अब क्षेत्र कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी जिले की अर्थव्यवस्था हो सकती है, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था होती है, और किसी भी देश की तो होती है, जैसा कि हम लोगों को पता है। उसके साथ साथ पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कई बार हम लोग सुर्खियों में पढ़ते होंगे कि पूरे विश्व का व्यापार का लगभग 10% या 17% जो है वो चाइना करता है, या 5%, जो भी डेटा हो XYZ, तो वो चाइना करता है। इंडिया कितना करता है, तो पूरे विश्व व्यापार का लगभग 3 से 4% के आसपास करता है। तो इस तरीके से क्या है कि ये चीज़ें हम अर्थव्यवस्था के तहत अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का। अर्थशास्त्र, अभी अर्थशास्त्र पे आ जाते हैं, ये बात का विषय है। यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये जो है वो गलत लिखा गया। अब अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र जो है वो, इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द ओइकोस एंड नोमोस से मिलके बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है हाउसहोल्ड एंड फैमिली। नोमोस स्टैंड्स फॉर लॉ।
तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि किसी हाउस होल्ड, दैट मीन्स कि घर या फिर फैमिली, परिवार, तो परिवार जो है वो किसी घर का हिस्सा होता है, या घर के जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परिवार कहलाते हैं। तो किसी भी परिवार या घर का प्रबंधन की जो भी चीजें होती है उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र के तहत करते हैं। तो सिंपल, अगर ये तो हो गया कि इसकी परिभाषा क्या है, लेकिन अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो अर्थशास्त्र, आप और हम इंडिविजुअल अगर दैनिक लाइफ में जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं वो उन सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र के तहत किया जाता है। और यही क्या होता है कि यही इंडिविजुअल की जगह पे अगर हम समूह को ले लेते हैं, और समूह से क्या होता है कि समाज बनता है, और समाज से एक क्षेत्र के रूप में अगर बोल ले, जिला बन गया, राज्य बन गया, शहर बन गया, देश बन गया। तो उन सभी का जो अध्ययन एक बृहद तौर पे करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। सिंपल सा है। अब यहाँ पे एक बात ये है कि आपके हमारे दैनिक जीवन के आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाकलाप क्या होती कि हम पैसे कमाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। पैसे खर्च कहाँ करते हैं, तो सामान खरीदते हैं। तो सामान खरीद रहे हैं तो आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। हम किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं परिवहन के लिए, तो उससे कहीं जाते हैं तो एज अ कंज्यूमर हम पैसे देते हैं, या तो कैब ड्राइवर को देते हैं या फिर बस ड्राइवर को देते हैं। तो वो क्या है, हमारे दैनिक जीवन की सारी आर्थिक क्रियाकलाप है। जहाँ भी पैसों का लेन देन होता है वो सभी चीज़ें वो आर्थिक क्रियाकलाप में आती है। सिंपल शब्दों में समझना है, और उसमें कुछ भी XYZ ऐड करना ही नहीं है। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई कि इकोनॉमिक्स के तहत हम उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादक के चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब उपभोक्ता के तौर पे मैंने बता ही दिया कि कितनी सारी चीज़ें हैं। अब उत्पादक के तौर पे कि उत्पादक कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा चीज़ बेचना है और कौन सा चीज़ बनाना है। तो ये डिसाइड होती है उपभोक्ता के द्वारा कि उपभोक्ता जिस चीज़ की मांग ज़्यादा करता है उस चीज़ का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन इकोनॉमिक्स के तहत किया जाता है। या फिर बोल लें कि इकोनॉमिक्स के तहत ही हम जान पाते हैं कि बाजार कैसे काम कर रहा है, और उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में संतुलन है या संतुलन बिगड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं सिंपल शब्दों में। ये तो हो गए कि कहते किसे हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स, जो कि अभी तक हम लोगों ने जितना समझा वो समझने के लिए था कि इकोनॉमिक्स कहते किसे, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। लेकिन अब प्रश्न कहाँ से आते हैं, यहाँ पे दो तीन प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र के द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एक बुक कब लिखी गई, 1776 ईस्वी में। तो यहाँ पे दो तीन प्रश्न हो गए हमारे। पहला कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। दूसरा कि अर्थशास्त्र की पुस्तक का क्या नाम है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। और तीसरा कि पुस्तक लिखी कब गई, तो 1776 ईस्वी में। तो ये तीनों प्रश्न मल्टीपल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए ये पता होना चाहिए। ये तो रही वैश्विक तौर पे। लेकिन अगर भारतीय होने के नाते अगर हम भारत के तौर पे बात करें तो चाणक्य को हमारे यहाँ भारत में अर्थशास्त्र का पिता या अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर एडम स्मिथ और चाणक्य के बीच का अगर डिफरेंस की बात करें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि अगर हम देखें तो इससे कई सौ साल पहले या फिर 1000 साल पहले अगर बोल लें तो चाणक्य थे, जबकि एडम स्मिथ 1776 के आसपास है।
तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। इकोनॉमिक्स में छोटी चीजों का अध्ययन करते हैं, ये हम बोल सकते हैं, और इकोनॉमी में बड़े चीज़ों का अध्ययन करते हैं। बड़े चीज़ जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि किसी स्टेट का, किसी देश का वैश्विक तौर पे, किसी बड़ी कंपनी का, छोटी कंपनी का, अगर कंपनी होती है तो कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे हम बोलते हैं कि रिलायंस की वित्तीय व्यवस्था या रिलायंस की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी नहीं चल रही है या बहुत अच्छी चल रही है। अभी जैसे पिछले समय कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था कि अडानी का जो है वो कुछ वित्तीय व्यवस्था जो है वो गड़बड़ चल रही है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन जो है वो हम लोग अर्थव्यवस्था में करते हैं। अब अर्थव्यवस्था में जैसा कि अगर आप बात की जाए तो जितने तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे जीडीपी, जीएनपी, बीओपी जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, रोजगार, और क्या हो जाएगा, बजट, बजट प्रबंधन, इन इत्यादि लिख देते हैं। इन तमाम तरह की चीज़ें, या फिर एक सिंपल शब्दों में बोल दें तो ये जो हमारे सिलेबस का जितना पार्ट है, जितने टॉपिक्स हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम अर्थव्यवस्था के तौर पर करते हैं। तो अब ये बातें पता चल गई कि इकोनॉमी किसे कहते हैं और इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब एक चीज़ देख लेते हैं, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि हम लोग इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के सभी पहलुओं को देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए कि हम अपने सिलेबस की बात कर रहे हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सिलेबस का पार्ट। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब इकोनॉमिक्स के थियरी मतलब इकोनॉमिक की परिभाषा हम लोग जान चुके हैं कि इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं। अब देख लेते हैं हाँ, अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, और वो क्या है, पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो और मैक्रो। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों के कुछ कीवर्ड्स हैं और दोनों की कुछ चीज़ें हैं जिसे हम समझ जाएंगे, ताकि जब हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे या फिर बोल रहे हैं कि मेन सब्जेक्ट पे आएंगे तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आने लगेगी। तो पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, छोटा, या जिसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग छोटी छोटी चीज़ों या फिर बोले छोटी अवधारणाओं का अध्ययन करते हैं। अब वो छोटी अवधारणाएं क्या हो सकती है, जो इकोनॉमिक्स का परिभाषा था वही छोटी अवधारणाएं हैं। छोटी अवधारणाएं क्या है, उत्पादन, उत्पादन के सिद्धांत, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाजार में संतुलन की स्थिति है कि नहीं है वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत जानते हैं। अब दूसरा है जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे माइक्रो का मतलब क्या होता है? सिंपल। अगर हम वर्ड पे जाए ना, अगर कोई भी शब्द अगर हमें समझ नहीं आ रहा है तो अगर हम उसके वर्ड पे जाएंगे या उस वर्ड को हम तोड़ दें, अगर वो टूट रहा है तो, जिसे बाइफर्केशन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, तो हमें चीज़ें शायद आसानी से समझ में आने लगती है। अब यहाँ पे माइक्रो है तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? बृहद या बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम बृहद रूप से इकोनॉमिक्स की जो चीज़ें हैं या फिर बोल लें कि अर्थशास्त्र की जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन करते हैं, जैसे बाजार के सिद्धांत, रोजगार की स्थिति, महंगाई दर इत्यादि। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और जब भी कभी भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कोई संकट आता है तो हम जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं, वो लोग दोनों का क्या करते हैं? दोनों की स्टडी करते हैं। अब स्टडी करके यह जान पाते हैं कि हाँ माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है या मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट के मतलब इकोनॉमिक्स के दो की कंपोनेंट्स हैं, या फिर बोल लें कि दो वर्गीकरण है, माइक्रो और मैक्रो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इसे हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और इसे हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है वो 1929 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। वो क्यों नहीं करता था? क्योंकि अर्थशास्त्रियों को लगता था कि इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक ही है, उसके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं है, माइक्रो और माइक्रो का, बस इकोनॉमिक्स दैट मीन्स कि जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, बस उन्हीं का अध्ययन किया जाता था और उसी बेसिस पे जो भी प्रॉब्लम्स आते थे उन्हें दूर किया जाता था, या फिर कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, कैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है सुचारू रूप से, उन सब पे चर्चा की जाती थी और उससे आउटकम निकल के आता था। लेकिन 1929 में एक वैश्विक मंदी आई। तो चूंकि ये वैश्विक मंदी है, शब्द से ही पता चल रहा है, तो इसने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया। अब ये बताइए कमेंट करके कि 1929 की वैश्विक मंदी जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, या फिर बोल लें कि 1929 की वैश्विक मंदी की शुरुआत कहाँ से हुई? आप ये कमेंट करके बताइए। वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करिए, गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो मैं तो अभी वीडियो में बता ही दूंगा। वो इसलिए क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप जिसे पहले पढ़ चुके हैं लेकिन उस समय याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर सोचने से, थोड़ा दिमाग पे प्रेशर डालने से क्या होता है कि वो चीज़ें याद आती है तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि जो चीज़ पहले पढ़ा जा चुका है और रिवीजन नहीं होने की वजह से अगर वो चीज़ें याद नहीं आ रही है तो बिना किसी माध्यम के पहले आप उसे याद करने की कोशिश करिए। अगर किसी कारणवश से याद नहीं आ पा रहा तब आप गूगल या फिर और अन्य चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। तो 1929 की वैश्विक मंदी की हम लोग बात कर रहे थे। एक और बात, अभ्यास या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिस।
और प्रैक्टिस के अंतर्गत रिवीजन आता है। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या फिर किसी भी लाइफ के किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन, रिवीजन एंड मोर रिवीजन। अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ों का रिवीजन करते हैं तो एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे। अक्सर सिली मिस्टेक्स इसलिए होता है एग्जामिनेशन हॉल में क्योंकि शायद जितनी रिवीजन की डिमांड होती है उतना रिवीजन हो नहीं पाता। अगर एक उदाहरण से समझा जाए तो मैं बताता हूँ, अभी रिसेंट का उदाहरण क्रिकेट से ऐड करता हूँ इसे। क्रिकेट इसलिए क्योंकि शायद नहीं हमारे देश में क्रिकेट खेल जो है उसे बहुत उच्च दर्जा मिला हुआ है और लगभग सभी लोग या फिर बोल लें कि एक मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस खेल को देखती है और एंजॉय करती है। ये हमारे सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी कुछ समय पहले एक चीज़ निकल के आई थी कि श्रेयस अय्यर को बाउंसर बॉल खेलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या फिर वो बाउंसर बॉल को उतनी अच्छी तरीके से नहीं खेल पाते, उतने अच्छे शॉट नहीं लगा पाते। इस कारण से वो कैच आउट हो जाते हैं या आउट होने की उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, पिछले 1-1.5 साल में बाउंसर बॉल की खूब प्रैक्टिस की। खूब प्रैक्टिस करने का मतलब आप और हम जितना सोच भी नहीं सकते शायद उतनी प्रैक्टिस की। 2000, 10,000, 5,000 इतनी सारी बाउंसर बॉलों का प्रैक्टिस किया गया श्रेयस अय्यर के द्वारा। अब उसका नतीजा ये हुआ कि विश्व कप में, जो कि वनडे विश्व कप अभी ख़त्म हुआ कुछ समय पहले, उसमें श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो ये परफॉर्मेंस अच्छा कैसे हुआ? प्रैक्टिस की वजह से। अगर शायद श्रेयस अय्यर के द्वारा इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता तो मैं भी वो वर्ल्ड कप टीम में चुने भी नहीं जाते और शायद उनकी करियर ख़त्म होने की कगार पे आ जाते, जैसा कि बहुत सारे क्रिकेटरों का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एनी एग्जाम। और ये लाइफ के साथ भी है, सिर्फ एग्जाम्स की बात करें ये ज़रूरी नहीं है। अगर लाइफ में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और हमारी कोई वीकनेस है तो वो वीकनेस कैसे दूर होगी? वो प्रैक्टिस से दूर होगी। इसलिए प्रैक्टिस का रोल सबसे ज़्यादा आ जाता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? 1929 की वैश्विक मंदी की बात कर रहे थे। 1929 की वैश्विक मंदी बहुत लंबी चली थी, ऑलमोस्ट 7 to 8 ईयर्स तक चली थी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि अभी तक जितने भी डिसीजन लिए जा रहे थे आर्थिक रूप से या फिर बोल रहे कि आर्थिक गतिविधियों के लिए, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके लिया जा रहा था। अब ये चूंकि उसके पहले तक विश्व जो था वो इतना इंटरकनेक्टेड नहीं था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगा कि एक की अर्थव्यवस्था अगर खराब हो रही है और वो कोई बड़ा देश है तो दूसरे की भी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती थी। तो 1920 की वैश्विक मंदी काफ़ी लंबी चल रही थी, वो दूर नहीं हो रही थी। तो यूएसए में ये वैश्विक मंदी की शुरुआत भी यूएसए से हुई थी। तो यूएसए में अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन बुलाया गया जिसमें बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, उन सभी का सम्मेलन बुलाया गया जिनमें एक नाम निकल के आता है जॉन मेनार्ड कीन्स का। कीन्स भी इस सम्मेलन में शामिल थे। तो सभी को बुलाया गया और इस पे मंथन किया गया कि ये समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। तो अर्थशास्त्रियों के द्वारा यह बोला गया कि यह जो समस्या है वो माइक्रो इकोनॉमी के स्टडी से दूर नहीं होगी। तो ये कैसे दूर होगी? तो इसके लिए हमें माइक्रो लेवल पे चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा या उसका अध्ययन करना पड़ेगा और उसके डेटा की सहायता से या उसके आंकड़ों की सहायता से हम इसे दूर कर सकते हैं। तो 1929 की वैश्विक मंदी के बाद ही माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द जो है वो अस्तित्व में आया और धीरे धीरे यह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा या फिर बोल लें कि अर्थशास्त्र का एक अहम हिस्सा बन गया। आज के समय में बिना इसके हम लोग अर्थशास्त्र की कल्पना नहीं कर सकते, जिसे हम लोग हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं।
तो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि संपूर्ण बाजार का विश्लेषण किया जाता है और उसके अंतर्गत चीज़ों का अध्ययन किया जाता है और फिर उससे आउटकम निकलता है कि हाँ बाजार सही तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि जो भी संस्थान होती है वित्तीय संस्थान, जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो आरबीआई है, तो आरबीआई उससे रिलेटेड डिसीजन लेती है कि मनी फ्लो को बढ़ाना है या मनी फ्लो बहुत ज़्यादा है तो उसे कम करना है, या फिर बैंकिंग प्रणाली अगर सही तरीके से नहीं चल रही है तो उसे चलाना है। इसमें भारत सरकार की फिनांस डिपार्टमेंट का भी काफ़ी रोल हो जाता है, इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। वो भी बहुत सारे डिसीजन लेती है कि किस चीज़ का आयात करना है, किस चीज़ का नहीं करना है। अगर हमारे देश में किसी चीज़ की शॉर्टेज हो रही है तो उसके निर्यात को बंद किया जाए या फिर उस पर पाबंदी लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, जिससे वो निर्यात जो है वो क्या है कि बाधित हो या उतनी नहीं हो जितनी पहले हो रही थी, क्योंकि हमारे देश में उस चीज़ की संकट है। अभी जैसे कुछ समय पहले शुगर एक्सपोर्ट को ये किया गया था, कम किया गया था, उसके लिए टैक्सेज बढ़ा दिए गए थे। और अगर उससे बात की जाए तो जब देश में प्याज की दाम बढ़ती है तो प्याज एक्सपोर्ट को कम किया जाता है या पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। कुछ समय पहले चावल एक्सपोर्ट को बंद कर दिया गया था जब हमारे देश में ये पता चला था कि हाँ उत्पादन में कमी आई है। तो इसी प्रकार की तमाम तरह की डिसीजन लिए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। तो ये चीज़ें समझ आ गई, बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं। अब हम देख लेते हैं, चूंकि हम माइक्रो और माइक्रो व्यष्टि और समष्टि दोनों को समझ चुके हैं, तो दोनों के एक तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं, या फिर कह लें दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसे देख लेते हैं। हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, माइक्रो और माइक्रो। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इसके बीच का डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैं बता चुका था कि इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाई जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता आदि का अध्ययन किया जाता है, और इसमें क्या है अर्थशास्त्र के समग्र अर्थव्यवस्था का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था कैसी है तो वो उसका अध्ययन किसके तहत किया जाएगा, तो माइक्रो इकोनॉमी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम आवंटन से होता है, जिसकी परिभाषा मैंने इकोनॉमिक्स में दिया था कि इकोनॉमिक्स के तहत हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि कैसे सीमित संसाधनों से एक सर्वोत्तम उत्पाद तैयार किए जाते हैं और इसे लोगों तक वितरित किए जाते हैं। सर्वोत्तम की जगह हम मूल्यवान शब्द का भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य पूर्ण रोजगार व विकास से होता है, क्योंकि किसी भी देश या किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होती है कि उसमें रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा कि वेल्थ क्रिएशन जो है वो एक जगह पे होगा। दैट मीन्स कि कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के पास देश की जो अर्थव्यवस्था है या फिर बोले देश का जो पैसा है वो एक ही जगह इकट्ठा होने लगेगा। जैसा कि अभी कुछ समय पहले एक डेटा आया था कि देश के 10% लोगों के पास ऑलमोस्ट 80% देश का पैसा है। तो उसी तरीके से इसके तहत पूर्ण रोजगार व इसका उद्देश्य क्या होता है कि पूर्ण रोजगार व विकास से होता है कि डेवलपमेंट सही होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होना चाहिए। तीसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, कीमत निर्धारण। जैसा कि मैं बताया था कि माइक्रो लेवल पे है, ये आपकी और हमारी दैनिक आर्थिक क्रियाओं से जुड़ा हुआ है कि किस चीज़ हम कई बार ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो टमाटर के दाम बढ़ने से हम उसकी खरीदारी कम कर देते हैं, दैट मीन्स कि हम उसे कम खरीदते हैं। उसी तरीके से अगर वो सस्ता हो जाता है तो हम उसे ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन सब चीज़ों का अध्ययन किसके तहत होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत। तो कीमत निर्धारण से जुड़ी हुई है। समष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है, आय व रोजगार है कि लोगों की आय बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब जैसे राष्ट्रीय आय वाले चैप्टर में हम लोग आते हैं तो इसमें पता चलता है कि हाँ पिछले वित्तीय वर्ष में भारत के लोगों की आय कितनी थी, तो मान लेते हैं कि 70,000 रुपये थी, अभी बढ़ के कितनी हो गई है तो 80,000 हो गई। तो इस तरह की चीज़ों का अध्ययन माइक्रो लेवल पे किया जाता है।
तो सिंपल एंड शॉर्ट में अगर अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा अगर उसके क्रक्स के तौर पे देखें तो क्या है, पहले हम लोगों ने जाना कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है। दूसरा, हम अभी इकोनॉमिक्स वाले पार्ट पे हैं तो हमने ये जाना कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा माइक्रो समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसे हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। एक शॉर्ट में अगर आपको याद करना हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो अर्थशास्त्र आपके और हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बस इसे सिंपल याद रखना चाहिए कि दैनिक जीवन की आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। अगर उसमें बात करें तो क्या क्या आ जाता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हम उपभोक्ता के तौर पे किन वस्तुओं को खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं, कहाँ पैसा खर्च करते हैं, और उत्पादक के तौर पे कौन सी वस्तु बेची जा रही है और कौन सी वस्तु मार्केट से धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड जो है वो बाजार की शक्तियाँ करती हैं। और बाजार की शक्तियों का अध्ययन किस में किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि बृहद तौर पे हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आय के सिद्धांत, रोजगार के सिद्धांत, गरीबी, निर्धनता, इन सभी तमाम चीज़ों का अध्ययन माइक्रो लेवल पे करते हैं। अगर हम इसे थोड़ी देर के लिए बोल लें कि हमारे सिलेबस का पार्ट यही है, या फिर बोल लें कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो यही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के तहत ही हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे। सिंपल एंड शॉर्ट, कुछ नहीं इसमें समझना। ये भी हम लोगों ने जान लिया कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं और उनकी पुस्तक का क्या नाम था और वो पुस्तक कब लिखी गई। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करिए। अगर कोई भी चीज़ हमारे वीडियो की समझ नहीं आई या फिर वो गलत है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उसे करेक्ट कर लेंगे और आपको इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा मैसेज या फिर बोल लें कि रिप्लाई के माध्यम से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।